everyone, welcome back to my channel. So as I have started a series जिसमें कि हम लोग NIOS का कोर्स नंबर 504 डिस्कस कर रहे हैं। आप ये बोल सकते हैं कि इस पूरे कोर्स में जो कंप्लीट मैथमेटिक्स की पेडागोजी है वो पूरी की पूरी इसमें दी हुई है। सो वी आर डिस्कसिंग दैट पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ठीक है। ये पार्ट 2 है और इसके बाद में और भी वीडियोज़ आएंगे। सो प्लीज़ इस पूरी सीरीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। साथ में आप ये भी समझ लीजिए कि ये जो पर्टिकुलर कोर्स है ये किन लोगों के लिए, किन एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो NIOS के नोट्स हम सबको पता है कि DSSB PRT के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ में जो अन्य टीचिंग एग्जामिनेशंस होते हैं जैसे कि KVS, CTET, STET, अगर आप इसके एस्पिरेंट्स भी हैं तो भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो कोर्स है ये आपको पूरे एक स्टैंडर्डाइज्ड पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स आपके लिए प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल BEd या DLED के स्टूडेंट भी हैं तो भी ये जो कोर्स है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस पूरे कोर्स में कितनी ब्लॉक्स और यूनिट्स हैं। तो इसमें टोटल 3 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो ब्लॉक से कोई लेना देना नहीं है, हमें देखना है यूनिट्स। तो 12 यूनिट्स हैं इसमें, और जिसमें से जो पहली यूनिट है वो आधी डिस्कस कर दी गई है पार्ट 1 में, तो पहले आप उसे देखिएगा। देन आफ्टर दैट जो आधी यूनिट है वो अभी इस वीडियो में पूरी कंप्लीट कर दी जाएगी। इसके बाद में हम लोग कल से सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। सो थैंक्स। मैथमेटिक्स लर्निंग ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड में इतना हम समझ सकते हैं कि ये जो लर्निंग होती है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे आधारित होती है। इसके अलावा कैसे मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं, मतलब बच्चे कैसे सीख सकते हैं वो हम ज़रा देख लेते हैं इसमें। तो मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, ठीक है। इसमें मेमोराइजेशन का कोई भी रोल नहीं है, और जो हम लोगों ने अपने लिए किया है जैसे कि हम लोग फॉर्मूलेज रखते हैं अभी भी, तो ये सब चीज़ें ना ये मैथमेटिक्स के अंदर नहीं आती हैं। यहाँ पर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे चीज़ें बेस्ड होती हैं। मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ये हम अगली यूनिट में पढ़ेंगे, जब हम देखेंगे कि कैसे अदर सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है मैथमेटिक्स, और इसके नेचर को भी हम अगली यूनिट में डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स इज ब्रॉट आउट ऑफ चाइल्ड्स एवरीडे सिचुएशन, ठीक है। एवरीडे लाइफ में भी कैसे मैथमेटिक्स होती है, इन्वॉल्व होती है, ये सब चीज़ें हम आगे सीखते चलेंगे। और इसके अलावा मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसको हम करके सीख सकते हैं। नाउ एरर्स की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में जो एरर्स होते हैं, जो बच्चे गलतियां करते हैं स्टार्टिंग के स्टेजेस पे, तो ये एरर्स एक्सेप्टेबल होने चाहिए। हमें ऐसे एरर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम ऐसे एरर्स को एक्सेप्ट करेंगे तो बच्चों के अंदर जो डर होता है, जो फोबिया बनता है मैथमेटिक्स को लेके, वो नहीं बनेगा और चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथली रन करेंगी। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप फैसिलिटेट कर सकते हैं अपने क्लासरूम के अंदर, जैसे कि मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अपने क्लास में रखने चाहिए बच्चों को, जैसे प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनके लिए, क्योंकि वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से जल्दी सीख जाते हैं। अब अर्ली एज पे आप क्या करा सकते हैं, कंपैरिजन करा सकते हैं, कैरेक्टराइजेशन करा सकते हैं, काउंटिंग करा सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल जो 4 ऑपरेशन होते हैं आपके, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन वाले, ये सब चीज़ें आप करा सकते हैं प्रारंभिक अवस्था में। इसके बाद में प्लेसिंग टास्क इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, अब आप रियल लाइफ पर्पस को इंक्लूड कराइए, ठीक है। बच्चों को ये मत बताइए कि बच्चे चलो हम मैथ सीखते हैं रियल लाइफ सिचुएशन से, ऐसा नहीं करना है। बस जो रियल लाइफ की सिचुएशन है, जो मतलब कि पेन और पेंसिल की दुनिया से अलग जो उनकी खुद की एक रियल लाइफ है, उसमें मैथ्स को कैसे आप इन्वॉल्व करा सकते हैं, या उनकी खुद की लाइफ में जो मैथ्स के जो छोटी छोटी चीज़ें उनके मतलब दिनचर्या में होती हैं, उनमें आपको बस मैथ्स को जो है सिखाना है, जिसको हम रियल मैथमेटिक्स भी बोलते हैं। जैसे कि स्वीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या क्लास में ग्रुपिंग हो गई, 5-5 का ग्रुप बना दिया, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ आप करा के बच्चों को रियल लाइफ प्रॉब्लम से समझा सकते हैं, ठीक है। हमें अपने माइंड में ये रखना चाहिए कि मैथमेटिक्स एब्स्ट्रैक्शन से पावर गेन करती है, लेकिन चिल्ड्रन को समझाने के लिए हमें एब्स्ट्रैक्शन को कॉन्क्रीट के थ्रू, मतलब कॉन्क्रीट से हो करके तब एब्स्ट्रैक्शन पे पहुंचना है। जब आप जितने ज़्यादा कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस बच्चों को देंगे तो वो उतना अच्छी तरह से एब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ें होती हैं, जो लॉजिक्स होते हैं, थ्योरीज होती हैं, उनको समझ पाएंगे, ठीक है। इसके बाद में रिप्रेजेंटेशन इन मल्टीपल वेज, ठीक है। तो कैसे मतलब कि दैट अ चाइल्ड शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटीज टू मेक देयर ओन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स बिफोर दे आर इंट्रोड्यूस टू कन्वेंशनल सिंबल्स। तो ऐसा होता है जनरली कि बच्चों को तो मैथमेटिक्स क्लास में कोई ऐसा टाइम या ऐसी अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं जाती है। टीचर आता है, कुछ ना कुछ समझा के चला जाता है और बस क्वेश्चंस कर लो, हो गया। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें बच्चों को ना मौका देना है कि वो चीज़ों को अपने हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकें, भले वो गलत हो, सही हो, कुछ भी हो, पर हमें एक मौका उन्हें देना है। यहाँ तक कि हमें जब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करानी तो उसमें भी बच्चों को ये मौका देना चाहिए कि अगर वो कोई अल्टरनेटिव तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें या रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसके लिए भी वहाँ पर चीज़ें जो हों, अपॉर्चुनिटी उनको मिले। तो ये सब बहुत आसान पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है
कि ये जो 5 स्टेप्स हैं, 5 सीक्वेंस में ये 5 स्टेप्स हैं कि कैसे जो है बच्चा अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। तो सबसे पहले द लर्नर एक्सप्लेन देयर थिंकिंग टू अदर्स, जो लर्नर सोच रहा है वो दूसरों को बताए। फिर मेंटल इमेजिनरी को, अपनी मेंटल इमेजिनरी को ऑब्जेक्ट या स्केचेस के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेट करे, कुछ भी लिख के बना के। उसके बाद में फिर वो जो उसकी स्टोरी या जो स्केच से जो भी वो समझ पाया है उसको वो लिखे कहीं पर, और उसके बाद में फिर जो है दे मेक सक्सेसिव एब्रीवेशन ऑफ द प्रोसेस दे यूज। ठीक है, जो भी प्रोसेस सोचने के लिए, स्केच करने के लिए जो भी यूज़ किया है उसको एक शॉर्ट में वो उसके सक्सेसिव एब्रीवेशन बनाए। और फाइनली दे कैन सी द रिलेवेंस ऑफ एन अडॉप्टेड स्टैंडर्ड नोशन। फिर उसके बाद में फाइनली वो देखेगा कि जो स्टैंडर्ड नोटेंस है उससे उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कितना रेलिवेंट है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में डेवलपिंग अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि बच्चों को मौका दें कि वो अल्टरनेटिव तरह से, मतलब एक अलग तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ये जो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्विंग की एक सिंपल बस रूल रटा दिया गया, बना दिया गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है मैथमेटिक्स के अंदर। हमें बच्चों को मौका देना है कि वो मैथमेटिक्स को सॉल्व करना सीखें। अंडरस्टैंड करेंगे जब वो, तो वो डिफरेंट वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। और इतनी लीनियंसी हमें क्लासरूम में देनी चाहिए कि बच्चा जो है वो अपने मेथड से सॉल्व कर सके। हो सकता है उसका जो मेथड है उसके थ्रू वो कुछ नई चीज़ें, वो कुछ क्रिएटिव वे में सोच सके। ठीक है, अगर हम इसी के चलते एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारे इसमें इंटेलिजेंस, अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो डाइवर्जेंट थिंकिंग को भी, यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग को अफेक्ट करती हैं, उसको बढ़ावा देती हैं। और डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो इंटेलिजेंस के लिए, इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज़ को हमें जगह देनी है क्लासरूम के अंदर। नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम पोजिंग। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे हमने देखा कि अल्टरनेटिव वेज में बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व करें। इसके साथ साथ में मतलब कि हमें हमेशा जो है उन्हें डायरेक्टली हेल्प नहीं करना है क्वेश्चन सॉल्व करने में। हमें क्या करना है कि प्रॉब्लम्स उन्हें देना है, वो ग्रुप में बैठ के सॉल्व करें, डिस्कस करें उसको, क्योंकि उसमें क्या होगा, उनको सोचने का टाइम मिलेगा, और जब वो सोचेंगे तभी वो समझेंगे। तो इस तरह से वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। जब वो बिल्कुल ही सॉल्व ना कर पाए तब हमें उन्हें जो है हेल्प करना है। मुझे याद है कि व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, तो उस टाइम पर माय डैड यूज्ड टू से कि डोंट आस्क योर टीचर टू हेल्प यू एवरी टाइम। ठीक है, तो वो ये कहते थे कि हर समय तुम्हें क्वेश्चन नहीं पूछना है टीचर से, तुम्हें क्या करना है, तुम घर में लेके आओ कॉपी, अपनी नोटबुक घर में, ऑब्वियसली लोग घर में लाते ही हैं, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, जो ना आ रहा हो वो जाके अगले दिन पूछो टीचर से। तो दैट आई कैन रिलेट हियर। ठीक है, ना प्रॉब्लम पोजिंग की अगर हम बात करें, जब बच्चा समझेगा, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा ना, तो उसी में तोड़ मरोड़ के वो खुद भी एक प्रॉब्लम को पोज कर सकता है। जैसे कि कोई भी एक क्वेश्चन है, तो अब उसमें वो ये इस तरह से सोच सकता है कि इस जगह पर अगर ये चीज़ ना दी हुई हो और इसकी जगह पर ये चीज़ दी हुई हो और ये चीज़ पूछी जाए, जैसे कि बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं टाइम डिस्टेंस की या कोई और भी मान लीजिए, तो इस तरह से वो डाइवर्जेंट वे में सोचना स्टार्ट कर सकता है अगर वो खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो। अब बात आ जाती है मैथमेटिक्स फोबिया की। तो फोबिया बस वही है कि मैथमेटिक्स तो बहुत बड़ा हुआ है और मुझे बड़ा डर लगता है। मैथ्स के पेपर में मेरे हाथ काँप जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। ठीक है, आंसू तो बहुत लोगों को आए होंगे, आई होप सो, क्योंकि व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, तो बचपन में मेरे साथ भी ऐसा हुआ है ना, आंसू आए हैं। बट वही है कि पेरेंट्स क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा विल पावर जो था मेरे डैड का, तो उन्होंने कभी मैथ्स में हार नहीं मानने दी और ग्रेजुएशन भी मैथमेटिक्स से ही कराया। सो पेरेंट्स के होते हुए हमारे पास ऑप्शन रह नहीं जाता है। बट समटाइम आई फील थैंकफुल कि उनकी वजह से आई हैव लर्न सच अ ब्यूटीफुल एंड मैजिकल सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज़ अ मैजिकल सब्जेक्ट, यू कैन से। तो अब बात आती है मैथमेटिक्स फोबिया की। तो फोबिया तो होता ही है, हम सबको पता है, इसमें क्या एक्सप्लेन करना, आप पढ़ सकते हैं इस तरह की चीज़ें। अगर आपके क्लासरूम के बच्चों के अंदर ये सब चीज़ें हैं कि मैथ मेरी टाइप का नहीं है, मैथमेटिक्स में तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ याद करना पड़ता है, मैथमेटिक्स से मुझे डर लगता है, तो इस तरह की चीज़ें जब आ रही हूँ बच्चों के अंदर, तो समझ जाइए कि उनके अंदर कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग कम है और फोबिया ज़्यादा है। बस आपको इस पॉइंट पर क्या करना है, आपको जो सही आंसर निकालने वाली एक जो धारणा बनी है सबके माइंड में कि मैथ्स में तो बस एक ही आंसर होता है, वही सही होता है, वरना आप फेल, तो इसको बच्चों के अंदर से हटानी है। उन्हें आपको जब एग्जामिनेशन तो एक दिन होता है ना, बाकी 365 दिन, सॉरी 365 दिन नहीं, बाकी जितने भी वर्किंग डेज होते हैं उसमें तो आपको सिखाना ही सिखाना है। तो उस समय पर आपको खूब सारा टाइम देना चाहिए कि वो मिस्टेक्स भी करें। ठीक है, करेक्ट आंसर निकालें या ना निकालें, उन्हें सीखने के लिए आपको टाइम देना है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो उनका जो फियर है वो धीरे धीरे अपने आप ही कम होगा। जो राइट आंसर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि बस एक सही आंसर निकालें, इसकी वजह से सारी गड़बड़ स्टार्ट होती है मैथ्स के अंदर। तो अगर फोबिया को हमें हटाना है तो ये जो एक्यूरेसी वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको सिखाने के दौरान आपको उस पर एम्फेसिस नहीं करना है। जब वो सीख रहे हैं तो उनको थोड़ी गलतियां भी करने दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका मेन फोकस होना चाहिए सिखाने पर, सही आंसर निकलवाने पर नहीं।
इसके बाद में अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3 मेन फीचर्स होते हैं ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के। इसमें 3 होते हैं, लर्निंग बाय इंडक्शन, लिमिटेड वर्क मेमोरी कैपेसिटी और मेटाकॉग्निटिव जो अवेयरनेस होती है, डेवलपमेंट होता है वो। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं ना, हमारे हर मैथ्स में हर चीज़ का कुछ एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, और हम अपने क्वेश्चंस में उस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। तो ये होता है डिडक्टिव रीजनिंग, लेकिन हमें इसको यूज़ नहीं करना है। हमें बच्चों को ये सिखाना है कि कैसे बच्चे खुद फॉर्मूला निकालें, कैसे वो खुद रूल्स को जनरलाइज करें। उनको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराइए, फिर उसके बाद में उन सारे क्वेश्चंस मतलब उन सारे जो प्रोसेसेस हो रहे हैं 3 4 5, उसमें में से आप एक जनरल फॉर्मूला निकलवा दीजिए, उसका जनरलाइजेशन करा दीजिए, तब जाके वो बेहतर तरह से सीख पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ में बहुत ज़्यादा टीचर्स जो है लैक करते हैं, ऐसे हार्डली आपको 1 2 टीचर मिलेंगे जो ऐसा करवाते हो, वरना वो जनरली बस वो फॉर्मूला लो, क्वेश्चन लगाओ और आंसर निकालो, बस हो गया। लिमिटेड वर्किंग मेमोरी, अब टीचर्स को ये भी समझना चाहिए कि जो माइंड है ना वो कोई मशीन नहीं है कि रटाते चले जाओ 25 का टेबल भी सीख लो, 26 का भी सीख लो और बस। अभी तक हमें खुद को, हम सब लोगों को भी नहीं आता होगा ये 25 26 टेबल ये क्या है, ठीक है। तो मेमोरी लिमिटेड है, तो मेमोरी को हमें मेमोराइजेशन पे में इतना जोर देना ही नहीं है। आपकी मेमोरी लिमिटेड है, लेकिन आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप जितना चाहें चीज़ों को समझ सकते हैं, कोई अंत नहीं है। तो बच्चों को समझाना सिखाइए, ठीक है, कि कैसे हमें चीज़ों को समझना है, उनको समझाइए, उन्हें कुछ भी रटाने की ज़रूरत नहीं है। वर्किंग मेमोरी हम सबकी लिमिटेड होती है। इसके बाद में मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चा जो आप सिखा रहे हैं उसके लिए उसका माइंड रेडी है कि नहीं है, उसको उसका माइंड उस चीज़ को लेने के लिए रेडी नहीं है, आप उसको दे रहे हैं तो फिर उसको जो है मजबूर होकर रटना ही पड़ेगा ना, वो समझ तो पाएगा नहीं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, अगर आप इनको समझ लेंगे तो आप हर एक इंसान की जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है उसको आप समझ सकते हैं। अगर आपको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटीज़ चिल्ड्रन की नहीं पता है, तो आप अगर टीचर भी हैं या एक पेरेंट्स भी हैं, तो आप जो हैं प्रीडोमिनेटली वो जो डिडक्टिव वाला मेथड होता है उसको ही आप बार बार लगवाएंगे कि लो फॉर्मूला और क्वेश्चन लगाओ, लो फॉर्मूला और क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी मैथ्स की मोटी मोटी टेक्स्ट बुक्स दे देंगे, लो बेटा ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, सब मेमोराइज कर लो, हो गया। तो ये सब हमें नहीं करना है। इसके बाद में कुछ एक नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसकी वजह से बच्चों के अंदर मैथ्स को लेकर फोबिया बन जाता है। जैसे कि स्कूल क्लाइमेट जो होता है वो अनफेवरेबल होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि नहीं ये वाली टेक्स्ट बुक है, इसी से हमें पढ़ना है, इसमें जो दिया है वही वाली प्रॉब्लम्स लगानी है, और बस बच्चों के अंदर टेंशन बन रहा है, बस एक आंसर आपको निकालना है, कोई अल्टरनेटिव मेथड नहीं है, बस इसी से सॉल्व होगी। तो ये होता है अनफेवरेबल स्कूल क्लाइमेट। इसके अलावा लैक ऑफ इंकरेजमेंट, अब पेरेंट्स और टीचर इंकरेज ही नहीं कर रहे हैं, वो बस डांट रहे हैं, तुम गलती कर रहे हो, तुम्हें नहीं आ पाएगा, तुम्हें नहीं आ पाएगा, तुम्हें नहीं आ पाएगा, तुम गधे हो। तो फिर ऐसे में क्या हो सकता है, लैक ऑफ पॉजिटिव रोल मॉडल्स, अब आपके आगे कोई रोल मॉडल्स ही नहीं है फैमिली में, या ऐसा मतलब जो इंस्पायर करे कि मैथमेटिक्स में आप एक्सपेक्शनली भी आंसर निकाल सकते हैं, या कम नंबर के साथ भी आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो कोई रोल मॉडल किसी को नहीं मिलता है, वो वाले शर्मा जी के बेटे वाले रोल मॉडल्स ही आपको मिलेंगे। और एथनिक और जेंडर स्टीरियोटाइप्स, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स तो बहुत ज़्यादा सुना ही होगा कि लड़कियां मैथमेटिक्स को सीख नहीं सकती हैं। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है वो होता है कि अगर कोई चाइल्ड डिसएडवांटेज ये सोशल ग्रुप का है, ठीक है, SC ST कैटेगरी के बच्चे बहुत ज़्यादा जो प्राइमरी में देखने को मिलते हैं, तो ये धारणाएं बना ली जाती हैं कि ये डिसएडवांटेज ग्रुप का है तो इसको जल्दी से चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो बस इसको ऐसे ही छोड़ दो। इसके अलावा मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स बीइंग यूज्ड एज पनिशमेंट इन स्कूल, हाँ बहुत सारे स्कूल में ये होता है, तुमने ऐसा किया लो 10 सवाल लगा के लो, अब तुम्हारी सजा लो 50 सवाल लगा के लो। तो ये अब सज़ा के तौर पे आप मैथ्स दे रहे हैं, तो वो मैथ्स सज़ा की तरह तो दिखाई पड़ेगी, इंटरेस्टिंग कैसे बनेगी। इसके बाद में प्रेशर ऑफ टेकिंग टाइम टेस्ट, ठीक है, तो टाइम के टेस्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है, लेकिन हम सब ने ही वो सब झेला है और अभी भी आगे वाले बच्चे भी ये सब झेलेंगे। तो ये हाफ ईयरली, एनुअल, क्वार्टरली, पता नहीं क्या क्या मंथली असेसमेंट, बच्चों के अंदर बस डर, तो ये नहीं करना है हमें, सिखाने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए ना। उसके बाद में CCE वाला जो एवेलुएशन होता है उसको आप लगाइए, पर डे की जो परफॉर्मेंस है उसको देखिए। आप क्या टीचर समझते नहीं है कि कौन बच्चा अच्छा है कौन नहीं अच्छा है, उसके लिए टेस्ट लेना ज़रूरी है, वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया, आई लव एजुकेशन विदाउट एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद में फियर ऑफ लुकिंग और फीलिंग स्टूपिड इन फ्रंट ऑफ अदर्स, कि अगर ये जो है मेरा मैथ्स ख़राब हो गया या ये 2 डाउट मैंने ज़्यादा पूछ लिए तो सब लोगों को ये लगेगा कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है, बाकी सबने तो एक ही क्वेश्चन पूछा है, मेरे पास 2 डाउट कैसे आ गए, मेरे पास दिमाग कम है क्या। इसके बाद में लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे छोटे होते हैं एज के हिसाब से, तो वो उनको एंग्जाइटी हो जाती है क्योंकि वो जो कॉग्निटिव लेवल होता है उनका उतना प्रिपेयर नहीं होता है, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत लोग फेस करते हैं। इसके बाद में मेकिंग मैथमेटिक्स लर्निंग प्लेजरेबल, तो ये बहुत आसान सा टॉपिक है, आपको बिल्कुल हल्के फुल्के वे में मैथ्स को पढ़ाना है। गेम्स खिलवाइए आप मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट पे आधारित, जैसे कि नंबर रेस आप करा सकते हैं, प्लेस वैल्यू से रिलेटेड आप कार्ड्स पे प्लेस वैल्यू बना के दिखा सकते हैं, या फिर एडिशन वाले गेम करा सकते हैं, गेसिंग गेम्स करा सकते हैं टीम A टीम B बना के। इसके अलावा रंगोली होती है, जैसे उसमें फिगर्स बनाए जाते हैं, इसमें ट्राइंगल और रेक्टेंगल आप बनवा दीजिए,
पिट्ठू नाम का एक गेम होता है, ठीक है। इसमें 9 से 10 नंबर बनाए जाते हैं एक ब्रोकन टाइल पे, फिर उसको रखा जाता है ऊपर, फिर उसमें से एक मतलब एक सर्कल ऐसा बनाया जाता है, उस पर फिर बीच में टाइल्स रखे जाते हैं, और जो जितना उस पर फेंकता है पत्थर, और जितने टाइल्स गिरते हैं, जितने सर्कल के बाहर हो जाते हैं, उतना पॉइंट्स, इस तरह का कुछ गेम होता है। आप उसी में एक सर्कल और इंक्लूड करा दीजिए, कोइंसेंट्रिक सर्कल बनवा दीजिए, और आप उसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स उनमें अवार्ड करिए जिनका दूसरे सर्कल के बाहर जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आप इंट्रोड्यूस करा के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरह से समझा सकते हैं। क्विजेस करा सकते हैं, कंपटीशन करा सकते हैं, बस उसमें आप नाम मत दीजिए कि मैथ्स को टेस्ट करने के लिए, ऐसा नहीं है। आप क्विजेस कंपटीशन कराइए, फ़नी वे में कराइए, ठीक है। कुछ भी आपको ऐसा नहीं कराना है जो जिससे प्रेशर बने बच्चों के ऊपर, बच्चों के माइंड पर। तो मैथमेटिक्स को आप ट्रेजरेबल बना सकते हैं। बाकी लेट्स सम अप में ये आपका जो भी आपने पढ़ा है वो सभी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पे फिर कुछ मॉडल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि परसेप्शन और रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, असिमिलेशन एकोमोडेशन क्या होता है, ठीक है, मैचिंग सॉर्टिंग क्या होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन पीरियड क्या होता है। तो ये सब चीज़ें ये आप सब समझ चुके हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको ये बताना है कि कंजर्वेशन वाली जो आपकी जो कंजर्वेशन है वो बच्चों के अंदर कब आता है, कब वो ये समझ सकते हैं कि दो बर्तन में से किस में पानी ज़्यादा है, किस में कम है। आपको उस स्टेज का नाम बताना है, साथ में जो उसमें एज ग्रुप होता है वो भी आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। तो प्लीज़ जिसको समझ में आया है वो तुरंत लिख दे। तो इस पर्टिकुलर यूनिट में बस इतना ही था। अब नेक्स्ट जो यूनिट 2 होगी हमारी ये वाली, इसमें हम नई नई चीज़ें सीखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, इंपॉर्टेंट ऑफ मैथमेटिक्स, और इसके अलावा कैसे मैथमेटिक्स अदर ब्रांचेस से जो है कनेक्ट होती है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, ये सब हम इसमें समझेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियो, और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।